शूरसेन के घर लौटने के कुछ ही देर बाद कुछ राजभट महल में आए और चंद्रलेखा से बोले, तुम्हें देखने के लिए हमारी राजकुमारी तिलोत्तमा व्याकुल हो रही हैं। राजा ने भी तुम्हें तुरंत लेकर आने का आदेश दिया है। अभी चलो। चंद्रलेखा तो इसी अवसर का इंतजार कर रही थी। वो नहाकर सुंदर श्रृंगार कर अपनी परिचारिका को साथ लेकर तिलोत्तमा के अंतःपुर की ओर चल पड़ी। अपनी मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में डूबी चंद्रलेखा का राजकुमारी की सखियों ने आदर सत्कार किया। जैसे ही उसने तिलोत्तमा को देखा, वो मन ही मन उन्हें प्रणाम कर विनम्रता से झुक गई। तिलोत्तमा मुस्कुराई और बोली, कल सभा में तुमने जो अद्भुत कलाएं दिखाईं, उन्हें सुनकर और देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुमने अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। तुम्हें विद्या किसने सिखाई? कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं? और तुमने अब तक कोई सुंदर वर चुनकर विवाह क्यों नहीं किया? अपना यौवन यूं ही क्यों व्यर्थ कर रही हो? राजकुमारी की इतनी प्रशंसा सुनकर चंद्रलेखा संकोच से भर उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी, मैंने एक एक विद्या अलग अलग गुरुओं से सीखी है, फिर भी मैं आपसे अधिक विदुषी नहीं हूँ। आप मुझे अपनी सखी, अपनी प्रिय मित्र मान ले, इससे अधिक आनंद मुझे और क्या होगा। तिलोत्तमा ने उसी क्षण उसे अपनी प्राण सखी बनाने का वचन दिया और चंद्रलेखा को प्रेम से गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। बस उसी दिन से वो एक दूसरे से पल भर भी अलग न रहती। विद्या, विनोद, गीत संगीत में दोनों का समय यूं ही बीतने लगा। एक दिन चंद्रलेखा ने कहा, हम अभी नव यौवन में हैं तिलोत्तमा। हमारी उम्र तो जंगल में बिखरती चांदनी की तरह यूं ही व्यर्थ जा रही है। मैं तो कलाकारों के कुल से हूँ, मेरे योग्य वर मिलना कठिन है, पर तुम्हें ऐसी कोई बाधा नहीं। सुना है तुमने एक सुंदर युवक का चित्र बनाकर प्रतिज्ञा की है कि उसी के समान रूप वाला ही तुम्हारा पति होगा। लेकिन क्या वास्तव में तुमने कभी ऐसा कोई पुरुष देखा है, या वो केवल तुम्हारी कल्पना है? अगर ये कोई राज नहीं तो मुझे बताओ। चंद्रलेखा का प्रश्न सुनकर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू भर आए। एक गहरी सांस लेकर वो बोली, मेरे जैसी दुर्भाग्यशाली को योग्य पति कहाँ से मिलेगा चंद्रलेखा? जब से तुमने इस अंतःपुर में कदम रखा है, मैंने ठीक से थोड़ा बहुत भोजन करना शुरू किया है। इससे पहले मेरी दशा क्या थी, क्या पूछती हो? अब सुनो उस चित्र वाले मनोहर पुरुष की कथा। ये एक अद्भुत गाथा है। जब मुझ पर यौवन आया, पिता ने दूर दूर से राजकुमारों के चित्र मंगवाए। उनके रूप और इतिहास देखकर मुझे कोई भी अपने योग्य नहीं लगा। एक दिन सायंकाल मैंने सुंदर भाव से सजकर महल की ऊपरी मंजिल पर बैठ वीणा उठाई। तभी आकाश से सोने की छोटी छोटी घंटियों जैसी अद्भुत ध्वनि सुनाई दी। हम सब ने सिर उठाकर देखा। दुधिया चांदनी जैसी एक तेजस्वी किरण पुंज ऐसा चमका कि हमारी आंखें झिलमिला उठीं। हम सब घबराकर खड़ी हो गईं और आंखें मूंदकर उस दिव्य प्रकाश को प्रणाम किया। धीरे धीरे वो दिव्य ज्योति हमारी मंजिल पर चारों ओर फैल गई। जब हमने संभलकर आंखें खोलीं तो हमारे सामने एक पुरुष खड़ा था। उसे देखते ही हमने उसे देव पुरुष मानकर हाथ जोड़ दिए। उसने मुझे बहुत धीरे से छुआ और उठाया। उसके स्पर्श से मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। शरीर जैसे अपने वश में न रहा। कुछ समय बाद संभलकर मैंने पूछा, मनोहर पुरुष, आप कौन हैं? क्या आप इंद्र हैं या चंद्रदेव, कामदेव हैं या स्वयं वसंत? मैं तिलोत्तमा हूँ। मैंने संकल्प लिया था कि दैवी आभा संपन्न पुरुष से ही विवाह करूंगी। मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए ही ईश्वर ने आपको भेजा है, ऐसा लगता है। वो कुछ न बोला। तब उसने अपनी गर्दन में पड़ा पुष्पहार उतारा और मेरे कंठ में सजा दिया। मैंने भी अपनी मोतियों की माला उसके गले में डाल दी। फिर मेरा हाथ थामकर वो स्वयं मुझे शैया की ओर ले गया। 3 दिन और 3 रातें वो मुझसे एक क्षण को भी अलग न हुआ। हमारी प्रेम क्रीड़ाएं इतनी गहन थीं कि पूरा समय हमें केवल एक घड़ी भर जैसा लगा। चौथे दिन की सुबह जब मैंने आँख खोली, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत खोजा, पर उसका कोई चिन्ह न मिला। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सखियों ने मुझे समझाया, जैसे वो आकाश से उतरा था वैसे ही वापस चला गया होगा। वो दोबारा भी उसी मार्ग से आएगा। इतने से विरह को सहना ही होगा। पर मेरी आंखें आकाश की ओर लगी रहीं। न रात को नींद, न दिन में भूख। पिता को इन सब बातों का जरा भी ज्ञान न था। उन्होंने मेरे विवाह की तैयारियां शुरू कर दीं। उसे गए हुए अब 1 वर्ष बीत चुका है। तुम्हारे यहाँ आने के बाद ही मैंने थोड़ा बहुत भोजन करना शुरू किया है। तुम मेरी प्राण सखी हो, इसीलिए मैंने ये सब तुमसे कहा। वो जो पुष्पमाला मुझे पहनाकर गया था, मैंने उसे संभाल कर रख छोड़ा है। माला देखते ही चंद्रलेखा ने तुरंत पहचान लिया। ये तो रुचिक नामक पुष्पशिल्पी ने गूंथी होगी। मन ही मन वो सोचने लगी, कौन सा जगन्नाथ, कौन सा रामचंद्रपुरम? क्या रुचिक में आकाश में विचरण करने की शक्ति है? अगर होती तो क्या गौतम इसे छिपाते? अगर मैं कुछ दिन और यहीं रहूं तो क्या वो दैवी पुरुष फिर नहीं आएगा?
शायद सारी गुत्थी उसी से सुलझे। उधर शूरसेन का जीजा बल सिंह नाम का एक युवक था। जब से चंद्रलेखा ने उस नगर में सभाएं करनी शुरू की, उसी दिन से वो उस पर मोहित हो गया था। वो उसके विरह में दिन रात तड़पता रहता। वो उसे वश में करने के लिए अनेकों मंत्र तंत्र और टोटके अपनाने लगा। एक दिन बल सिंह की दासी मंधरा चुपके से चंद्रलेखा के पास आई और बोली, चंद्रलेखा, मैं ये बात तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे राजा के जीजा बल सिंह जिस दिन से तुम्हें सभा में देखा है, वो तुम पर सच्चा प्रेम करता है। उसका वैभव तुम्हें पता ही होगा। राजा तक उससे डरते हैं। राजा को बेटा नहीं, इसलिए भविष्य में ये पूरा राज्य बल सिंह का होगा। रूप और शौर्य में वो किसी से कम नहीं। तुम्हें वेश्या कुल से हो, फिर भी गुणी हो। अगर तुम उसकी प्रेयसी बन जाओ तो तुम्हारा यौवन सार्थक हो जाएगा। तुम्हें अपार सुख मिलेगा। ये सुनकर चंद्रलेखा हंस पड़ी। उसने कटु स्वर में कहा, जाकर अपने स्वामी से कह कि आज के बाद मेरे पास ऐसी बातों का संदेश लेकर कभी मत आना। मंधरा अपमानित होकर लौट गई और उसने चंद्रलेखा की बातों को वलक कर विकृत रूप देकर बल सिंह को सुनाया। वो बोली, आपको क्या लगता है उसे आपकी बातों की परवाह है? राजकुमारी तिलोत्तमा की सखी बनकर वो तो खुद को न जाने क्या समझने लगी है। आप या मैं उसकी नजर में कोई मायने नहीं रखते। पहले तो बल सिंह क्रोध से भर उठा, फिर स्वयं को शांत करता हुआ बोला, स्त्रियों का चित्त क्षण क्षण में बदलता रहता है। इतनी सी बात पर मैं आशा नहीं छोड़ूंगा, तो बस उसके मन की टोह लेती रह। अवसर देखकर मुझे खबर देना। इन दोनों के बीच बल सिंह की रात कट गई। कभी थोड़ी सी आहट होती तो हड़बड़ाकर कह उठता, इधर आओ चंद्रलेखा, इधर आओ। मानो किसी मत्त के समान वो पूरी रात यूं ही बेचैन रहा। सुबह होते ही मंधरा उसके पास आई। बल सिंह ने व्याकुल होकर पूछा, बताओ चंद्रलेखा के मन में मेरे लिए जरा सा भी अनुराग जगाया नहीं? मंधरा हंस पड़ी, महाराज, उस माया जानने वाली ने आपको भली भांति ठगा है। उसे आपकी जरा सी परवाह नहीं। ऊपर से राजकुमारी तिलोत्तमा ने भी मुझे बुलाकर कहा, मंधरा, बल सिंह की हरकतें मुझसे छिपी नहीं है। राजकुल का संबंधी है, इसलिए मैंने अभी तक मौन साध रखा है, पर अगर दोबारा ऐसी धृष्टता हुई तो मैं स्वयं राजा से शिकायत करूंगी। उसने एक योजना बनाई। नगर के नामी 2 गजदरोंगों, मरकट और मारीच को उसने बुलाया। बल सिंह ने उनसे कहा, जब चंद्रलेखा उद्यान की मंजिल पर सो रही हो तो उसे उसके पलंग सहित उठा लाओ और मेरे गुप्त गृह में पहुंचा दो। रात के किसी प्रहर वे चुपके से कूदकर उद्यान में घुसे और मंजिल पर पहुंच गए। वहां 2 सुंदरी युवतियां अलग अलग पलंग पर सो रही थीं। उन्हें समझ न आया कि चंद्रलेखा कौन है, क्योंकि दोनों ही अनुपम सुंदरी थीं। उन्होंने अनुमान से एक पलंग उठाया और सोती हुई युवती को बल सिंह के गुप्त गृह में ले आए। उसे देखते ही बल सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। वो चंद्रलेखा नहीं, स्वयं राजकुमारी तिलोत्तमा थी। वो घबराकर चिल्लाया, इसे तुरंत जैसी थी वैसी ही उसकी जगह पहुंचा दो, और उद्यान की ओर लौट चले। पर इधर उधर भटकते भटकते सुबह होने लगी। एक ओर राजभटों की टहल, दूसरी ओर शादी की बारात का शोर, तीसरी ओर जागते हुए नगरवासी। उन्हें समझ न आया कि बिना पकड़े जाए कैसे वापस उद्यान तक पहुंचे। सुबह होने ही वाली है, अगर राजभटों ने देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। और वे तिलोत्तमा को लेकर अरण्य की ओर निकल पड़े। सुबह चंद्रलेखा की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा। तिलोत्तमा कहीं नहीं थी। थोड़ी ही देर में बाकी सखियां भी जागीं और अफरा तफरी मच गई। चक्करों में पड़ी तो पता चला कि रात में किसी ने प्राचीर पर से चढ़कर राजकुमारी को चुरा लिया होगा। भय और हैरानी में डूबी वे सब तुरंत राजा शूरसिंह के पास पहुंची। इतने में बल सिंह भी वहां आ पहुंचा। वो बोला, आप लोग चिंतित मत हो महाराज, मैंने इस घटना की असली जड़ समझ ली है। चंद्रलेखा को दोषी ठहराने का उसे जैसे अवसर मिल गया था। दोष हमारा है जो हमने एक वेश्या को राजकुमारी की सखी बनने दिया। मंधरा को इस बारे में और भी बातें मालूम है। राजा ने तुरंत मंधरा को बुलवाया। वो बोली, देव, जिस दिन से चंद्रलेखा यहाँ आई है तभी से उसके मन में कपट के विचार उठते रहे हैं। वो तिलोत्तमा को कहीं ले जाने की योजना बना रही थी। उसे रोज कम से कम 5 पत्र आते थे। परसों मैं चतुराई से एक दूत से पत्र छीन लाई। उसमें लिखा था, चंद्रलेखा, तुम्हें गए हुए बहुत दिन हो गए। तिलोत्तमा को कब लाओगी समझ नहीं आता। कैसे भी हो काम सिद्ध कर लौटो। इतना ही पढ़ पाई थी, राजा ने चंद्रलेखा को बुलवा भेजा। ये सुनकर चंद्रलेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी सिर झुकाकर बोली, महाराज, यदि आपको सचमुच मुझ पर ऐसा ही संदेह है तो आप जो भी दंड उचित समझें मुझे दीजिए। मंत्री ने बीच में कहा, ऐसे नहीं चंद्रलेखा, यदि तुम निर्दोष हो तो अपनी निर्दोषता साबित करने के कोई प्रमाण, कोई संकेत दे सको तो कहो। बल सिंह बीच में कूद पड़ा। इसमें प्रमाण कैसा महाराज? इसकी बातों से ही सारी सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। इसे अवश्य दंडित करना चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद अंत में आदेश के अनुसार भट्टों ने चंद्रलेखा को बांधकर रथ पर बिठाया, उसे नगर भर में घुमाया और फिर दूरस्थ महारण्यों ने अकेली छोड़कर लौट गए। भट्टों के जाने के बाद बल सिंह चुपके से उसी अरण्य में पहुंचा जहां चंद्रलेखा पड़ी थी।
वो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। वो उसे उठाने ही जा रहा था कि उसी समय पास ही शिकार के लिए घूमता एक किरात शिकारी उसे किसी जंगली जानवर की तरह समझकर तुरंत उस पर बाण चला बैठा। बाण लगते ही बल सिंह चीख उठा, आह चंद्रलेखा, और उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद चंद्रलेखा को होश आया। उसने देखा उसके सामने एक शव पड़ा है। करीब गई तो पहचान गई, ये तो बल सिंह है। निश्चित ही मेरे साथ अत्याचार करने का विचार था, पर ईश्वर ने इसी की दुष्ट बुद्धि को इसी पर ही पलट दिया। वो सामने दिखती राह पर धीरे धीरे चल पड़ी। काफी चलने के बाद अचानक उसके सामने समुद्र आ गया। वहीं दूर एक बड़ी नाव किनारे की ओर आती दिखी। तेज हवा के झोंके से वो नाव ज्यादा ही किनारे के पास आ गई। तभी नाव का स्वामी और कर्णधार ऊंची आवाज में बोला, आज रात यहीं किनारे पर डेरा डालते हैं। चंद्रलेखा धीरे से यात्रियों के बीच जा मिली। सुबह होते ही वो भी चुपचाप नाव पर चढ़ गई। 2 दिन के सफर के बाद वो नाव त्रिगर्त देश की राजधानी अलकापुरम के बंदरगाह पर आ लगी। कई यात्री उतरकर चले गए, पर चंद्रलेखा के पास भाड़ा चुकाने की कोई पावती न थी। नाव के मालिक ने उसे उतरने से रोका और कड़े स्वर में पूछा, तुम किस स्थान से हमारी नाव पर चढ़ी थी? चंद्रलेखा ने उस निर्जन वन का नाम बताया जहां से वो चढ़ी थी। नाव का मालिक चौंक पड़ा, ऐसे सुनसान जंगल के बीच से तुम यहाँ कैसे पहुंची? उसने आदेश दिया कि उसे फिलहाल एक कक्ष में बंद रखा जाए। सभी यात्री उतर गए तो वो अकेला चंद्रलेखा के पास आया। उसने कामुक दृष्टि से चंद्रलेखा को ऊपर से नीचे देखा और फिर मधुर स्वर में बोला, बताओ सुंदरी, तुम्हारा घर कहाँ है? कौन हो तुम? चंद्रलेखा ने उसके भाव भांप लिए। वो बोली, भैया मेरा निवास रामचंद्रपुरम है। तुम ये मणि भाड़े के बदले रख लो और मुझे किनारे पर जाने। नाव के स्वामी की आंखों में वासना चमक उठी। वो धीरे से हंसकर बोला, इस पर कोई भाड़ा नहीं लगेगा सुंदरी। बस एक बार तुम्हारे गालों को चूम लूं, तुम्हारे अधरों का अमृत पहले और आखिरी बार चख सकूं, बस इतना ही काफी है। कहकर वो मोहावेश में उसके पास बढ़ाया। स्वामी का नाम एक डर, चंद्रलेखा की जिंदगी पर मंडराता खतरा। तिलोत्तमा अचानक गायब, किसने किया ये खेल? और रुचिक पुष्प शिल्पी, क्या वही है सच की चाबी? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।